कुछ रिश्ते बोलते नहीं, बस एहसास छोड़ जाते हैं। कभी कोई बहन अपने आंसुओं को छिपा लेती है तो कभी कोई भाई मन की बात कह नहीं पाता। रिश्तों की इस चुप्पी में भी बहुत कुछ कहा जाता है। मेरी प्रमोशन की खुशी में पत्नी ने अपने मायके वालों को खाने पर बुलाया। सब लोग खाना खा रहे थे। तभी मेरी गरीब बहन ज्योति पुराने और फटे हुए कपड़े पहनकर आ गई। पत्नी ने आधा खाना अपने मायके वालों के लिए पैक कर दिया। मैं जब रसोई में गया तो देखा कि ज्योति बचा हुआ खाना एक थैले में डाल रही थी, अपने बच्चों के लिए। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे पत्नी पर बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा कि अगले दिन बहन के घर जाकर उसे कुछ पैसे दे आऊंगा। अगले दिन जब मैं ज्योति के घर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर मेरी रूह कांप गई। शाम को जब मैं घर लौटा तो यात्रा की थकान मेरे चेहरे पर साफ दिख रही थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने का नजारा चौंकाने वाला था। मेरी बड़ी बहन निमिषा कालीन पर बैठी रीता के सिर में तेल लगा रही थी। रीता आंखें बंद किए आधी नींद में बैठी थी। मैंने आश्चर्य से पूछा, दीदी आप क्यों? ज्योति ने बिना रुके मुस्कुराते हुए कहा। रीता के सिर में दर्द था तो सोचा थोड़ा सिर दबा दूं। कोई बात नहीं। मैं चुप हो गया। कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, फिर अपना बैग अंदर रखकर कमरे में चला गया। ज्योति ने रीता के सिर की आखिरी बार हल्के हाथों से मालिश की और धीरे धीरे उठ गई। वह रसोई में गई, चाय बनाई, कप निकाले और चीनी कम डाली, जैसे उसे मेरी पसंद पता हो। चाय बनाते हुए उसने रसोई भी साफ कर दी, प्लेटें सही से रखीं और फ्रिज की सब्जी फिर से गर्म कर दी। मैं जैसे ही बाहर आकर बैठा, ज्योति चाय लेकर आई और चुपचाप सामने रख दी। लो तुम्हारी पसंद की चाय। मैंने चाय उठाई। निमिषा ने पीछे झाड़ू रखा, फर्श पर नजर डाली और एक जगह कपड़े से धूल पोंछी। रीता अब भी चुपचाप बैठी थी। थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। ज्योति ने कहा, रीता अब तुम लेट जाओ, मैं सफाई खत्म करके निकलती हूं। मैंने चौंक कर पूछा, दीदी आपने सफाई भी की है? ज्योति ने हल्के से हंसते हुए कहा, अरे कुछ खास नहीं, वैसे ही हाथ लग गया। कुछ देर बाद वो अपने ऊपर से एक पुरानी कई जगह से मुड़ी तुड़ी चादर उठाती है और ओढ़कर बाहर आंगन की तरफ चल देती है। जाते जाते कहती है, मैं अब चलती हूं, अंधेरा हो रहा है। मैं कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन रीता चुपचाप मेरी तरफ देखती है, जैसे दिल में कुछ छिपा हो। दरवाजे से बाहर कदम रखते हुए ज्योति मुड़कर कहती है, कल आ जाऊंगी, सुबह बच्चों को नाश्ता करवा दूंगी ताकि तुम्हें दफ्तर के लिए देर ना हो। रीता बिना कुछ कहे सिर हिला देती है। मैं बस दरवाजे के पास खड़ा रह जाता हूं। कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन अब वक्त नहीं मिलता। रात के खाने पर रीता चुपचाप खाना खाती है। बच्चे शोर मचाते हैं, मगर मां हर थोड़ी देर में डांट देती है, चुप करो, आराम से खाओ। कौशिक बच्चों की तरफदारी करता है, छोड़ो भी बच्चे हैं, खेलने दो। रीता तंज कसते हुए कहती है, हाँ सब कुछ दीदी को अच्छा लगता है, बच्चों का शोर भी और बिखरे हुए खिलौने भी। कौशिक कुछ नहीं कहता, बस खामोशी से निवाला मुंह में डाल लेता है। रात को जब कौशिक सोने गया तो मोबाइल हाथ में लेकर बिस्तर पर आ गया। तभी रीता कहती है, आपने देखा दीदी, पूरे घर को जैसे अपनी जागीर समझती है, कभी सिर दबा देती है, कभी सफाई कर देती है। कौशिक ने आंखों में थकान के साथ कहा, बस कर दो, वह दिल से करती है, कोई नौकर थोड़े ही हैं। रीता कुछ नहीं बोली, बस करवट बदलकर सो गई। सुबह ज्योति समय से पहले आ गई थी। उसके हाथ में रोटी का आटा था, दूध उबालने रख दिया था, अंडे निकाले और बच्चों के लिए ब्रेड ऑमलेट बनाकर टेबल पर सजा दिए। बच्चे खुशी खुशी उठे, बोले, बुआ नाश्ता दे रही हैं। रीता ने कमरे से झांक कर देखा, फिर धीरे से दरवाजा बंद कर लिया। कौशिक तैयार होकर निकला तो ज्योति ने उसके हाथ में टिफिन थमा दिया। दोपहर के लिए दाल चावल बना दिए हैं, तुम्हें पसंद है ना? कौशिक ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ज्योति बोली, रीता को मत जगाना, वह रात को देर से सोई थी, शायद थकी हुई लग रही थी। कौशिक ने कहा, दीदी आप भी आराम कर लिया करें, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। ज्योति ने कुछ नहीं कहा, बस बच्चों को प्यार दिया और बर्तन धोने लगी। दोपहर को ज्योति कुछ देर बाद चुपचाप अपनी चादर ओढ़कर वापस अपने घर चली गई। उसका घर केवल 3 कमरों का था। दरवाजा खटखटाया तो छोटा बेटा आकर बोला, मां भूख लग रही है। ज्योति ने मुस्कुराकर कहा, चलो अभी कुछ बनाती हूं। अपने बेटे के लिए ज्योति रसोई में गई, जलती बत्ती देखी, चूल्हा बंद किया और बचा हुआ सालन गर्म किया। शाम को जब कौशिक घर आया तो रीता दरवाजे पर मौजूद थी। बोली, आपकी दीदी दोपहर में सब कुछ करके गई है, मैंने सिर्फ बच्चों को सुलाया। कौशिक कुछ नहीं कहता, बस सिर हिलाकर अंदर चला जाता है। कमरे में बैठकर वह चुप हो जाता है, अतीत में झांकता है। जब ज्योति ने अपनी शादी छोड़कर माता पिता की सेवा की, जब उसने भाई की परवरिश की, जब उसने अपने दहेज की चीजें तक भेजकर कौशिक को पढ़ाई करवाई, रीता बाहर से आवाज देती है, खाना लगा दूं? कौशिक आंखें बंद करके कहता है, हाँ ले आओ। दरवाजा बंद होता है, पर्दा हिलता है और पहला दिन खामोशी में गुजर जाता है। अगली सुबह कौशिक ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर निकला तो देखा ज्योति दूध का थैला हाथ में लिए खड़ी थी। तुम्हारा दूध वाला आज फिर नहीं आया था, मैं अपना दूध लेते हुए तुम्हारे लिए भी ले आई। कौशिक ने थैला ले लिया। ज्योति सीधे रसोई में चली गई।
दूध चढ़ाया और बर्तन संभालने लगी। रीता तब तक कमरे से नहीं निकली थी। कौशिक बिना नाश्ता किए निकल गया। रास्ते में वह लगातार ज्योति के चेहरे, उसकी फटी चादर और घिसी हुई चप्पलों के बारे में सोचता रहा। दोपहर को ऑफिस से लौटते वक्त उसने रास्ते में एक फल वाले से कुछ फल लिए और सीधा निमिषा के घर पहुंच गया। दरवाजा खुला था। अंदर गया तो देखा निमिषा कपड़े धो रही थी। छोटा बेटा सामने बैठा था। पुराने कपड़ों में घर की हालत बहुत खराब थी। दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा था। फर्श पर बिछा डांट पुराना और फटा हुआ था। छत से टपकने वाले पानी के निशान साफ दिख रहे थे। ज्योति ने कौशिक को देखा तो तुरंत हाथ धोकर बाहर आई। अरे, तुम सब ठीक है ना? कौशिक ने फलों का थैला आगे बढ़ाया। रास्ते से लाया बच्चों के लिए। ज्योति ने धन्यवाद कहा और थैला ले लिया। काश तुम आते ही नहीं इतनी गर्मी में, बाहर से आए हो। कुछ ठंडा बना दूं? कौशिक ने सिर हिला दिया। ज्योति रसोई में चली गई। कौशिक बैठा रहा। आसपास नजर दौड़ाता रहा। ठंडा शरबत आया, साथ में नमकीन बिस्किट थे। कौशिक ने मुश्किल से एक दो घूंट लिए। ज्योति ने पूछा, रीता की तबीयत कैसी है? कल तो कुछ चुप चुप लग रही थी। कौशिक ने कहा, ठीक है, बस थोड़ी थकान थी। ज्योति ने एक गहरी सांस ली। औरत को घर भी थका देता है और रिश्ते भी। वापसी में कौशिक सीधा बाजार गया। एक दुकान से नई चादर खरीदी जो महंगी थी लेकिन बहुत सुंदर और अच्छी गुणवत्ता की थी। शाम को वह चादर उसने निमिषा के घर भिजवा दी। ज्योति ने वह चादर हाथ में ली। आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन तुरंत बोली, यह क्यों? तुम लोगों का खर्च बढ़ जाएगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। कौशिक ने बात बदल दी। बस ऐसे ही तोहफा है। अगले दिन जब कौशिक घर पहुंचा तो देखा कि ज्योति फिर से रसोई में व्यस्त थी। रीता कमरे में बैठी मोबाइल देख रही थी। बच्चे आंगन में खेल रहे थे। कौशिक सोफे पर बैठ गया। ज्योति ने चाय लाकर दी। रीता ने तंज कसते हुए कहा, दीदी की चाय का स्वाद कुछ अलग ही होता है। शायद उनके हाथों की गर्माहट है। कौशिक ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ज्योति की आंखें कुछ पलों के लिए नम हो गईं। वह पीछे मुड़ी और बर्तन धोने लगी। उस रात कौशिक देर से कमरे में आया। रीता अधनींद में थी। कौशिक ने कहा, दीदी की जिंदगी तुमसे कहीं ज्यादा कठिन है, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करती। रीता ने करवट बदली और कहा, मुश्किल अपनी जगह है, लेकिन हर बात में दखल देना भी तो कोई हद होती है। कौशिक चुप हो गया। अगली सुबह ज्योति ने आकर दरवाजा खटखटाया। रीता ने दरवाजा नहीं खोला। बच्चे अंदर शोर मचाते रहे। ज्योति थोड़ी देर खड़ी रही, फिर लौट गई। दोपहर में कौशिक ने ज्योति को फोन किया। आज सुबह आई थी। ज्योति ने कहा, हाँ, मगर शायद रीता सो रही थी। कल फिर आ जाऊंगी। उस रात कौशिक ने पत्नी से साफ कहा, दीदी रोज आती हैं, तुमसे काम छीनने नहीं, बस भाई की खातिर आती है। रीता ने चुप रहना ही बेहतर समझा। अगले दिन ज्योति ने घर के अंदर कदम रखा और रीता के पास जाकर कहा, रीता, कल छुट्टी है, बच्चों के लिए नाश्ते में कुछ खास बना दूं। रीता ने मुंह फेर लिया, जैसा आपको बेहतर लगे। शाम का समय था। कौशिक हमेशा की तरह दफ्तर से लौट रहा था कि तभी रीता की आवाज कानों में गूंजी, आपके बेटे को किसी ने तमीज नहीं सिखाई। मेरे दहेज का पूरा डिनर सेट तोड़ दिया। 12 प्लेटों में से 8 चकनाचूर हो गई। आप जानती हैं इनकी कीमत? ज्योति ने धीमी आवाज में कहा, बच्चों से गलती हो जाती है, मैं पैसे दे दूंगी। रीता का तंज तीखा था। आप देंगी? आप तो रोज पुरानी चादर ओढ़कर आती हैं, आपके पास पैसे कहां से आएंगे? कृपा करके अपने बच्चों को संभालिए। यह घर है, कोई कबाड़ खाना नहीं। कौशिक यह सब सुनकर अंदर आया। रीता, यह क्या भाषा है तुम्हारी? रीता ने पलटकर कहा, तो और क्या करूं दीदी, रोज आकर हुकूमत करती हैं, उनके बच्चे नुकसान करते हैं और चुप हो जाते हैं। मैं कुछ कहूं तो मैं ही बदतमीज कहलाती हूं। कौशिक का लहजा सख्त हो गया। बात करने का तरीका होता है। वह हमारी बड़ी बहन है, इस घर में मेहमान है। रीता ने जलकर कहा, मेहमान मेहमान तो कुछ ही दिनों के लिए आते हैं। यह तो इस घर की स्थायी नौकरानी बन गई है, हर चीज में दखल, हर मामले में राय। ज्योति ने तुरंत बीच में कहा, बस करो, मैं जा रही हूं। रीता हंसकर बोली, जरूर, यह तो आपका उपकार होगा। कौशिक का गुस्सा बढ़ गया। रीता, हद कर दी तुमने। हर वक्त कटु बातें, हर वक्त शिकायतें। अगर मेरे घर में मेरी बहन भी सुकून से नहीं रह सकती तो फिर समस्या तुम हो। रीता ने जोर से दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में चली गई। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। कौशिक ने उन्हें चुप करवाया। ज्योति ने आंखों से आंसू पोंछे। चादर को दोबारा सिर पर रखा और चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। कौशिक ने रोकना चाहा, मगर वह बोली, मुझे जाने दो भाई, तुम्हारे घर में मेरा रहना रीता को पसंद नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के बीच मेरी वजह से झगड़ा हो। कौशिक ने पीछे से कहा, दीदी ऐसा मत कीजिए। ज्योति ने बिना मुड़े कहा, कल नहीं आऊंगी, बच्चों का ख्याल रखना, बस यही कहने आई थी। रात का खाना चुपचाप बीता। रीता ने कोई बात नहीं की, ना ही खाना खाया। बच्चों को खाना देकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन ज्योति वाकई नहीं आई थी। सुबह कौशिक जल्दी जागा, बच्चों को नाश्ता करवाया, खुद चाय बनाई। रीता ने एक नजर उस पर डाली, मगर कुछ नहीं कहा। बच्चे हैरान थे, आज बुआ नहीं आई। कौशिक ने बच्चों से कहा, दीदी को आराम करना है, इसलिए नहीं आई। दफ्तर जाने से पहले कौशिक ज्योति के घर गया।
दरवाजा अंदर से बंद था। दस्तक दी तो ज्योति का बेटा बाहर आया। माँ सो रही है, कौशिक ने कहा। उन्हें कहना कि भाई आए थे, दोपहर में दोबारा आऊंगा, कुछ बात करनी है। दोपहर में वह फिर गया। ज्योति बर्तन धो रही थी। कौशिक ने धीरे से आवाज दी, दीदी बात सुनिए। ज्योति ने मुंह मोड़ा। चेहरे पर थकावट थी, आंखें लाल थीं, शायद पूरी रात नींद नहीं आई थी। मैं माफी मांगने आया हूं। रीता की बातें बुरी थीं, लेकिन मैं उसे समझा नहीं सका। निमिषा ने कहा, तुम्हें माफी की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी जिंदगी में बोझ नहीं बनना चाहती। कौशिक ने जिद की, आपका आना जरूरी है, बच्चे आपको चाहते हैं, मैं चाहता हूं। निमेश ने कहा, प्यार की कीमत इतनी नहीं होनी चाहिए कि रोज अपमान सहना पड़े। मैं 2 दिन बाद आऊंगी जब मन संभल जाएगा। कौशिक चुप हो गया। वह जानता था कि ज्योति के दिल में दर्द है, मगर वह उसे शब्दों में नहीं कहती। शाम को कौशिक ने रीता से बात की। दीदी आएंगी, मैं चाहता हूं कि तुम उनके साथ वैसा बर्ताव मत करो जैसा कल किया था। रीता ने कहा, तो आप उन्हें समझाइए कि वह अपने बच्चों की परवरिश करें, यह घर है, खेल का मैदान नहीं। कौशिक ने थके हुए स्वर में कहा, वह सब कुछ तुम्हारे लिए करती है, तुम्हारे बच्चों के लिए अगर कभी गलती हो भी जाए तो माफ करना सीखो। रीता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, देखेंगे जब आएंगी। 2 दिन बाद ज्योति दोबारा आई। आते ही बच्चों ने शोर मचा दिया। बुआ आ गई, वे सब उनसे लिपट गए। ज्योति ने उन्हें सीने से लगाया। आंखें नम हो गईं। रीता रसोई में थी। ज्योति ने वहां जाकर धीरे से कहा, तुम्हारी प्लेटें ले आई हूं, पैसे नहीं दे पाई अभी, लेकिन जल्दी दे दूंगी। रीता ने ठंडे स्वर में कहा, रहने दो, अब क्या फर्क पड़ता है। ज्योति ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप रसोई का फर्श साफ करने लगी। कौशिक घर आकर यह सब मंजर देख रहा था। बहन ने खुद को झुका लिया, सिर्फ इसलिए कि भाई के घर का माहौल खराब ना हो, लेकिन खामोशी की मिठास में वह जहर था जो धीरे धीरे फैल रहा था। सुबह दफ्तर जाने से पहले कौशिक बच्चों का नाश्ता तैयार कर रहा था। ज्योति 2 दिन पहले आकर सफाई कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद फिर नहीं आई। अब रीता चुपचाप रहने लगी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक स्थायी नाराजगी दिखाई देती थी। बच्चे बार बार पूछते, बुआ कब आएंगी। कौशिक के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। उस दिन दफ्तर से लौटते समय कौशिक सीधा निमिषा के घर गया। दरवाजा खटखटाया तो ज्योति का छोटा बेटा बाहर आया। कौशिक अंदर गया तो ज्योति ने नरमी से कहा, बैठो कौशिक, मैं चाय लाती हूं। कौशिक ने कहा, दीदी आज चाय आपके हाथ की नहीं चाहिए, बस माफी चाहिए। ज्योति ने पलट कर कहा, तुमसे माफी नहीं चाहिए, तुम्हारे घर से चाहिए। कौशिक ने बात जारी रखी, मैं समझ गया हूं कि रीता की बातों से तुम्हें तकलीफ पहुंची, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम दोबारा आओ, वह घर तुम्हारा भी है। ज्योति ने नजरें झुका ली, रीता को मेरी मौजूदगी पसंद नहीं। मैं हर रोज तुम्हारे बच्चों को दिल से देखती थी, मगर दिल दुखाने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। कौशिक ने अपने पास रखा थैला निमिषा की ओर बढ़ाया, जिसमें बच्चों के लिए नए कपड़े और ज्योति के लिए एक साड़ी थी। यह कुछ छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए इतना हक तो मेरा बनता है। ज्योति ने थैला पकड़ लिया, मगर कुछ बोले बिना बस सिर हिलाकर कहा, मैं अभी नहीं आ सकती, थोड़ा समय दो। अगले दिन कौशिक बच्चों को लेकर ज्योति से मिलने गया। बच्चे खुशी से फूफू से लिपट गए। फूफू हमारे साथ चलो ना। ज्योति ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा, तुम्हारे साथ मेरा मन भी लगा रहता है, लेकिन कभी कभी दूरी भी जरूरी हो जाती है। 2 दिन बाद रीता ने कौशिक से कहा, घर के बर्तन पड़े हैं, सफाई नहीं हुई। कौशिक ने कहा, अगर तुम नरम लहजे में बात करती तो दीदी आ चुकी होती। रीता ने मुंह मोड़ लिया, तो मैं ही बुरी हूं। कुछ दिन बाद एक सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। बच्चे भागकर दरवाजे पर पहुंचे। बुआ आ गई। ज्योति दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में कपड़ों का थैला और गले में दुपट्टा लपेटा हुआ। बच्चे तुरंत उनका हाथ पकड़कर अंदर ले आए। रीता ने दरवाजे से झांक कर देखा, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। शाम को जब कौशिक आया तो ज्योति ने दरवाजा खोला। अरे तुम आ गई, ज्योति ने मुस्कुराकर कहा। बच्चों ने जिद की और तुम्हारी बात दिल को छू गई। कौशिक ने सिर हिलाया, बस यही चाहता था कि सब फिर से सामान्य हो जाए। ज्योति ने अपने हिस्से के सारे काम किए और वापस अपने घर लौट गई। अगली सुबह वह हमेशा की तरह आई। रीता ने दरवाजा खोला और कहा, चाय मैं बना देती हूं, आप बच्चों को देख लें। ज्योति ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जैसे तुम कहो। समय के साथ ज्योति का आना जाना नियमित हो गया। काम आपस में बांट लिए गए। माहौल में नरमी आने लगी। बच्चे खुश थे, कौशिक संतुष्ट था। रीता अब कम बोलती थी, लेकिन अब ताना नहीं देती थी। एक दिन जाते जाते ज्योति ने कहा, कल मैं देर से आऊंगी, बच्चे के स्कूल में कार्यक्रम है। रीता ने कहा, पहले बता दिया होता, मैं सुबह की सफाई कर लेती। ज्योति ने कहा, मैं कल आकर कर लूंगी, तुम बच्चों को नाश्ता करा देना। अगले दिन रीता ने ज्योति को चाय के साथ नाश्ता भी दिया। पहली बार दोनों एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। बच्चे पास बैठे थे। अब उनके बीच की दूरी उन्हें महसूस नहीं हो रही थी। कौशिक ने यह दृश्य देखकर सुकून महसूस किया, मगर वह जानता था कि यह सुलह सिर्फ समय की बात थी। ज्योति के दिल का बोझ अभी खत्म नहीं हुआ था। वह सिर्फ बहन होने का फर्ज निभा रही थी। दोपहर का समय था।
दफ्तर से लौटते समय कौशिक ने बाजार से 4 सूट खरीदे, 3 अपनी पत्नी और बच्चों के लिए और एक सादा सा जोड़ा ज्योति के लिए। घर पहुंचा तो रीता रसोई में खड़ी थी। बच्चों ने शोर मचाया। पापा क्या लाए हैं? कौशिक ने थैला बच्चों को दिया। ये तुम दोनों के कपड़े हैं और यह रीता के लिए। रीता ने थैला खोला। रंग देखकर चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। यही रंग मांगा था, काले और नीले का मेल। कौशिक ने दूसरा थैला निकाला और यह दीदी के लिए है। रीता ने चौंक कर मुंह फेरा। आंखों में हैरानी भी थी और नाराजगी भी। यह भी काले रंग का है? कौशिक ने अनजान बनते हुए कहा। हाँ, बस अच्छा लगा। तुम्हारे लिए थोड़े दिखावटी कपड़े लिए और दीदी के लिए हल्के। ज्योति बच्चों को कहानी सुना रही थी। कौशिक ने वह जोड़ा उसके हाथ में दिया। यह तुम्हारे लिए है, तुम्हारे चेहरे पर खूब जचेगा। ज्योति ने चौंक कर कपड़े लिए। मेरे लिए क्यों खर्चा किया? कौशिक ने कहा। बस दिल किया। रीता चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़ी सब देख रही थी। रात खाने के बाद जब कौशिक कमरे में गया तो रीता ने कहा, वह जोड़ा मैंने पसंद किया था, दीदी को क्यों दे दिया? कौशिक ने कहा, यह वाला तुमसे ज्यादा दीदी पर अच्छा लगेगा। रीता ने मुंह फेरते हुए कहा, मतलब अब मेरे पसंद की भी अहमियत नहीं रही? आपको हर चीज में अपनी बहन ज्यादा प्यारी लगती है। कौशिक चुप हो गया। रीता ने बात आगे बढ़ाई। जो कुछ अच्छा होता है दीदी को दे दिया जाता है, जैसे मैं किसी दूसरे दर्जे पर हूं। ज्योति यह सब सुन रही थी। आंगन में बैठी थी। हाथ रुक गए। उसने वह जोड़ा उठाया और धीरे से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो ज्योति ने वह जोड़ा रीता की तरफ बढ़ाया। यह तुम रख लो, तुम्हें पसंद है और यह तुम्हारा हक है। रीता ने नरमी से कहा। नहीं, अब आप ही रखिए। ज्योति ने जवाब दिया। मैंने कभी किसी चीज की जिद नहीं की। यह जोड़ा तुम्हारी पसंद का है, तुम पहनना मुझे खुशी होगी। रीता ने कपड़े ले लिए लेकिन कुछ बोली नहीं। ज्योति ने पलटकर कौशिक को देखा। भाई, मेरे पास जो है वो काफी है। तुम्हारे दिल का हाल समझ आ गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ज्योति वापस चली गई। कौशिक ने रीता से कहा, तुमने उसकी खुशी छीन ली। रीता ने कहा, उसकी खुशी मेरे पति से जोड़ा लेना थी। कौशिक ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से बिस्तर पर लेट गया। दिन बीतते गए। ज्योति ने फिर इस बात का कोई जिक्र नहीं किया, मगर आना जाना कम कर दिया। सिर्फ बच्चों के समय पर आती, काम निपटाती और जल्दी चली जाती। एक दिन कौशिक ने उसे रोका। दीदी, और तुम ठीक हो? पहले जैसी बातें नहीं करती, खामोश हो गई हो। ज्योति ने नजरें चुराते हुए कहा, बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अब रिश्ते समझदारी से निभाने पड़ते हैं, दिल से नहीं। कौशिक बहन की बात पर खामोश हो गया। अगले दिन जब वह दफ्तर से आया तो जहन में वही खामोशी थी। ज्योति आकर बच्चों के बैग देख रही थी, मगर आज सिर्फ 5 मिनट रुकी। बच्चों ने कहा, बुआ कहानी नहीं सुनाएंगी? ज्योति ने कहा, कल सुनाऊंगी, आज काम है। बाहर निकलते हुए उसने वही पुरानी चादर ओढ़ी और जल्दी से गली पार कर गई। कौशिक ने रीता से कहा, दीदी बदल गई है, तुम्हें एहसास नहीं हुआ? रीता ने कहा, यही अच्छा है। हर समय की आवाजाही खत्म हो गई, अब घर में शांति है। कौशिक ने कहा, शांति? यह तुम्हारी जिद पूरी हुई है? रीता चुप रही। कौशिक कमरे से निकल गया। ज्योति नियम से केवल सुबह आती थी। बच्चों को नाश्ता करवाकर, स्कूल के बैग तैयार करके, रसोई का काम निपटाकर चुपचाप चली जाती थी। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त छोटा बेटा बोल पड़ा, माँ, बुआ कह रही थी कि आप हमें बहुत डांटती हैं। वह कह रही थी कि वह हमें अपने साथ रखेंगी, वहां चैन से रहेंगे। रीता चौंकी। ये बात कही तुम्हारी बुआ ने? बच्चा बेफिक्री से बोला, हाँ, वह कह रही थी कि यहां तुम लोग खेलते नहीं, वहां आकर खूब खेलना। रीता ने कुछ नहीं कहा, मगर उसका चेहरा कठोर हो गया। शाम को जब कौशिक घर आया तो रीता ने पूरा वाकया सुनाया। आपकी बहन बच्चों को मेरे खिलाफ कर रही है, आपकी मौजूदगी में कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। कौशिक ने सुनकर कहा, बच्चे छोटे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तुम्हें हर बात दिल पर नहीं लेनी चाहिए। रीता ने कहा, आपको फर्क ही नहीं पड़ता ना? मेरी भावनाओं की कदर है ना मेरी इज्जत की? आपको तो बस अपनी बहन अच्छी लगती है। कौशिक ने थोड़ा सख्ती से कहा, दीदी ने तुम्हारे लिए ही सब कुछ सह लिया, कभी जुबान नहीं खोली। तुम्हारी बातें सुनकर अभी वह चुप हैं और तुम उन पर इल्जाम लगा रही हो। रीता ने आंखें नम करते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि वह तुम्हें और बच्चों को मुझसे दूर करना चाहती है। कौशिक कमरे से निकलकर आंगन में गया और बच्चों को बुलाया। बुआ ने कल क्या कहा था तुमसे? बच्चे ने वही बात दोहराई कि वहां चैन है, हम वहां आ जाए। कौशिक ने पूछा, क्या उन्होंने कहा था कि तुम्हारी मां बुरी है? बच्चे ने सिर हिलाया। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा, बस यह कहा कि वहां मजा आएगा। कौशिक ने सिर पकड़ लिया। वह समझ गया था कि बच्चे ने बात अपनी तरफ से बढ़ा दी थी और रीता ने बिना पुष्टि किए उस बात को सच मान लिया। अगली सुबह कौशिक ने ज्योति को रोक कर कहा, आप जो भी बातें घर में चल रही हैं उनसे अनजान नहीं होंगी, मुझे माफ कर दीजिए, यह सिर्फ एक गलतफहमी का नतीजा है। ज्योति ने धीरे से कहा, भाई, मुझे इल्जाम देने की आदत बना ली गई है, मैं तो बस तुम्हारे बच्चों के लिए आती हूं। कौशिक चुप हो गया। ज्योति ने काम पूरा किया और बिना नाश्ता किए वापस चली गई। रीता ने देखा,
ज्योति बच्चों के साथ खेलने की बजाय आज ज्यादा चुप थी। बच्चों ने पूछा, बुआ कहानी सुनाओ। ज्योति ने कहा, आज नहीं बेटा, आज मां से सुनो। रात को बच्चे जिद करने लगे, हमें बुआ के पास जाना है, उनके साथ सोना है। रीता ने झुंझुलाकर कहा, हर वक्त बुआ बुआ, मैं तुम्हारी मां हूं। या वह बच्चों ने डर कर चुप्पी साध ली। कौशिक ने गुस्से में कहा, बच्चों पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? जो वह महसूस करते हैं वही कहते हैं। उनकी बुआ ने उनका प्यार जीता है, तुम नफरत से उनका दिल नहीं जीत सकती। रीता ने ऊंची आवाज में कहा, क्योंकि वह उनके दिल में मेरे खिलाफ जर भर रही है। कौशिक ने कुर्सी से उठते हुए कहा, बस कर दो रीता, तुम हर बात में इल्जाम लगाकर अपनी नाकामी छिपाती हो। कभी यह सोचो कि तुमने बच्चों का दिल क्यों नहीं जीता। रीता चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में हार साफ झलक रही थी। अगली सुबह ज्योति नहीं आई, बच्चों ने नाश्ता नहीं किया। रीता ने कहा, आज तुम्हारी बुआ नहीं आई, अब खाओ। बच्चे बोले, हम नहीं खाएंगे, जब वह आएंगी तब खाएंगे। कौशिक ने बच्चों को प्यार से समझाया, दीदी कुछ दिन के लिए आराम कर रही हैं, तुम नाश्ता कर लो। शाम को वह खुद ज्योति के घर गया। दरवाजे पर खड़ा हुआ तो अंदर से आवाज आई, मां चूल्हा बंद कर दो। ज्योति बाहर निकली, दरवाजा खोला, चेहरा थका हुआ था। कौशिक ने कहा, बच्चे तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहे हैं, कल वापस आ जाओ। ज्योति ने कहा, मैं हर रोज आरोप सहकर भी चुप रही, पर अब बच्चे भी बीच में आ गए हैं। तुम्हारी पत्नी को लगता है कि मैं उसका घर तोड़ रही हूं। मैं कब तक सहन करूं कौशिक? कौशिक ने हाथ जोड़ लिए, एक बार आ जाओ, सिर्फ बच्चों के लिए। अगले दिन ज्योति आई, मगर चुपचाप। बच्चों को तैयार किया, बैग बांधे और बिना कुछ कहे चली गई। इसके बाद ज्योति रोज आती, बच्चों को तैयार करती, नाश्ता बनाती और सफाई करके बिना कुछ बोले लौट जाती। रीता का बर्ताव अब खुली नाराजगी से बदलकर ठंडी बेरुखी में बदल चुका था। कौशिक यह सब चुपचाप देखता रहा। ज्योति की खामोशी, उसकी मेहनत, रीता की बेरुखी और बच्चों की जिद, सब कुछ एक चक्र में बंध गया था। कौशिक जानता था कि ज्योति के घर के हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। एक दिन रास्ते से लौटते वक्त कौशिक ने बच्चों के लिए 2 जोड़ी कपड़े खरीदे, यूनिफॉर्म भी ली और एक छोटा सा थैला बनवाकर निमिषा के दरवाजे पर रखाया। दरवाजे पर दस्तक दी और गली के मोड़ से गायब हो गया। निमिषा ने दरवाजा खोला, थैला देखा, एक पल को रुकी, फिर अंदर ले गई। अगली सुबह जब वह रोज की तरह आई तो उसने कोई जिक्र नहीं किया, कोई धन्यवाद नहीं कहा। बच्चों को तैयार किया, कपड़े इस्त्री किए और नाश्ता दिया। कौशिक जानता था कि वह समझ गई है कि थैला किसने भेजा है। एक दिन कौशिक रात को देर से घर आया। रास्ते में ज्योति की गली से गुजरते हुए एक छोटे से दवा की दुकान पर रुका, कुछ दवाइयां ली और ज्योति के बेटे के लिए विटामिन का कोर्स भी लिया। वह जानता था कि बच्चा कमजोर हो रहा है। अगले दिन सुबह जब ज्योति चाय बना रही थी, कौशिक ने धीरे से कहा, यह रख लो, बच्चों के लिए है, बस तुम्हारी चिंता लगी रहती है। ज्योति ने झिझकते हुए दवाइयां ली और सिर झुकाकर बोली, भाई मैं कभी मांगने नहीं आती, बस यह ख्याल रखना भी कभी कभी बोझ लगने लगता है। कौशिक ने जवाब में कहा, तुम मेरे बच्चे की मां जैसी हो, तुम पर मेरा अधिकार है। ज्योति चुप रही, दवाइयां अपने पर्स में रख ली। रीता ने 1-2 बार कौशिक के बदलते बर्ताव को महसूस किया। वह जानती थी कि कौशिक कुछ छिपा रहा है, मगर कोई सबूत नहीं था। एक दिन उसने कहा, आपकी बहन के यहां कुछ ज्यादा ही चीजें जाने लगी हैं, मैं देख रही हूं। कभी बच्चे कुछ लेकर जा रहे होते हैं, कभी वापस कुछ आ रहा होता है। कौशिक ने उदासीनता से जवाब दिया, दीदी बच्चों को कुछ दे देती है, वही होता होगा। रीता ने फिर से पूछा, क्या आप उनकी सहायता कर रहे हैं? कौशिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर करूं भी तो तुम्हें क्या आपत्ति है? क्या तुम्हें कभी कोई कमी महसूस हुई? रीता ने मुंह मोड़ा, मेरे घर की वस्तुएं कभी कम नहीं होती, मगर मन पर प्रभाव पड़ता है। वह स्त्री जितनी गरीबी दिखाती है, उतनी ही चालाकी से सब कुछ पा लेती है। कौशिक ने बात को आगे बढ़ने से रोक दिया। उसने कभी तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं कहा, वह बस चुपचाप अपना काम करती है। यह तुम्हारा संदेह है, सच्चाई नहीं। अगले दिन कौशिक ने ज्योति के लिए एक दुपट्टा खरीदा जो बाजार में छूट पर मिल रहा था। वह दुपट्टा इस तरह से रखा कि किसी को पता न चले। जब ज्योति काम समाप्त करके जाने लगी, कौशिक ने चुपचाप उसे दरवाजे के पास रोका और वह दुपट्टा उसे दे दिया। कल जब तुम धूप में जा रही थी तो तुम्हारा दुपट्टा सिर से उड़ रहा था। यह हल्का है लेकिन सिर पर टिकेगा। ज्योति ने दुपट्टा हाथ में लिया, नजरें नीचे कर ली, फिर बोली, भैया मुझ पर इतनी कृपा मत किया कीजिए, मैं स्वयं को निर्भर महसूस करने लगी हूं। कौशिक ने दरवाजा खोला, तुम निर्भर नहीं हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। ज्योति वह दुपट्टा लेकर गली की ओर चली पड़ी। पीछे से बच्चों की आवाज आई, बुआ कल जल्दी आना। शाम को कौशिक ने रीता से पूछा, दीदी ने कुछ कहा तुमसे? रीता ने गहरी सांस ली, नहीं कुछ नहीं, बस शायद अब उन्हें भी समझ आ गया है कि उनकी सीमा कहां समाप्त होती है। कौशिक ने धीमे स्वर में कहा, काश तुम्हें समझ आता कि किसी की आत्मसम्मान कितनी मूल्यवान होती है और उसे तोड़ना कितना बड़ा अपराध होता है। अगले दिन जब ज्योति आई तो उसके चेहरे पर वह पुरानी चमक नहीं थी। दोपहर का समय था।
रीता अलमारी के सामने खड़ी अपने गहनों की व्यवस्था देख रही थी। उसने वह सोने की चैन निकाली जो विवाह के समय दहेज में आई थी और उसे अपने दुपट्टे के कोने में लपेटकर बिस्तर पर रख दिया। फिर रसोई में चाय बनाने चली गई। वापस आई तो चैन गायब थी। उसने बिस्तर, तकिया, फर्श सब जगह देखा मगर चैन नहीं मिली। कुछ देर बाद वह बैठक में आई और ऊंचे स्वर में बोली, मेरी चैन कहाँ गई? मैंने यहीं रखी थी। बच्चे खेल रहे थे। ज्योति रसोई में बर्तन धो रही थी। कौशिक दफ्तर में था। रीता ने पूरे घर में तलाश शुरू की। बच्चों से पूछा, तुम लोगों ने चैन तो नहीं ली? बच्चों ने इनकार किया। नहीं मां, हमें तो पता ही नहीं। रीता की आवाज तेज हो गई। आज सबकी तलाशी ली जाएगी। मेरी चैन किसी ने चुरा ली है। ज्योति रसोई से बाहर आई। क्या हुआ दिव्या? रीता ने गंभीर लहजे में कहा, मेरी चैन गुम हो गई है और यह घर बाहर से बंद था। कोई बाहर से नहीं आया। इसका मतलब यह अंदर से ही गई है। ज्योति ने कहा, अच्छी तरह देख लो, शायद कहीं गिर गई हो। रीता ने सख्ती से कहा, नहीं, मैं सबकी तलाशी लूंगी। पहले कमरे की, फिर बच्चों की, फिर तुम्हारी भी। ज्योति कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मेरी भी तलाशी लो। रीता ने कहा, अगर कुछ गलत नहीं किया तो फिर परेशानी क्या है? ज्योति ने अपना पर्स हाथ में लिया और बोली, ठीक है, देख लो। उसी समय कौशिक घर पहुंचा। घर में आते ही उसने पूछा, क्या हो रहा है? रीता तुरंत बोली, मेरी चैन गुम हो गई थी और अभी अभी ज्योति के पर्स से निकली है। आप खुद देख लो। कौशिक ने हैरानी से ज्योति की तरफ देखा जो पर्स खोलकर खड़ी थी और उसमें से वही चैन निकली थी। ज्योति के हाथ कांप रहे थे। चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखों में आंसू थे। भाई, मैंने नहीं ली। मैं कसम खाती हूं। मुझे नहीं पता यह चैन यहां कैसे आई। शायद किसी ने रख दी हो। रीता ने तंज कसते हुए कहा, हाँ, किसी ने गलती से रख दी होगी। वह भी तुम्हारे पर्स में। क्या संयोग है? कौशिक ने चैन उठाई और ज्योति के चेहरे की ओर देखकर कहा, दीदी आप बताओ, क्या वाकई आपने नहीं रखी? निमिषा रोते हुए बोली, भाई, मैंने तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह चाहा है। तुम्हें अपने पिता की तरह माना है। तुम्हारे घर की एक एक चीज को संभाला है। क्या मैं चोर हूं? कौशिक कमरे में गया और बच्चों को बुलाया। उनसे पूछा, तुमने बुआ के पर्स में कुछ रखा था? बच्चों ने इनकार किया। हम तो खेल रहे थे, हमें कुछ नहीं पता। कौशिक चुप हो गया। उसने रीता की तरफ देखा जो संतुष्ट खड़ी थी। फिर उसने निमिषा की तरफ देखा जिसके चेहरे पर दुख था, लेकिन आंखों में अब भी सच्चाई झलक रही थी। ज्योति ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने चोरी की है तो मैं वादा करती हूं कि अब कभी इस घर में कदम नहीं रखूंगी। कौशिक ने कहा, नहीं दीदी, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। रीता ने बात काटते हुए कहा, सच यही है कि यह चैन दीदी के पास से निकली है। इससे बड़ी सच्चाई और क्या हो सकती है? ज्योति ने सिर झुका लिया। बच्चों को एक एक कर गले लगाया और चादर ओढ़कर दरवाजे की ओर बढ़ी। जाते जाते सिर्फ एक बात कही, झूठ का पर्दा ज्यादा देर तक नहीं टिकता भाई। दरवाजा बंद हुआ। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। बुआ कहाँ गई? कौशिक ने उन्हें चुप कराया और रीता की ओर देखा। यह सब अचानक कैसे हुआ? तुमने चैन कहाँ रखी थी? रीता ने जवाब दिया, दुपट्टे में बिस्तर पर। फिर मैं कमरे से बाहर गई। जब लौटी तो चैन गायब थी। रीता की आदत थी कि वह चीजें छिपाने से पहले कई बार उनकी जगह बदलती थी। रात को कौशिक चुपचाप छत पर बैठा रहा। रीता पास आई और बोली, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं गलत नहीं थी। कौशिक ने कहा, तुम्हें मौका मिल गया अपने शक को हकीकत में बदलने का। रीता ने कहा, आप अपनी बहन की चोरी पर भी मुझे ही दोष दे रहे हैं। कौशिक ने कोई उत्तर नहीं दिया। अगली सुबह वह स्वयं ज्योति के घर गया। दरवाजे पर उसका बेटा मिला। उसने कहा, मां सो रही हैं, कल रात से रो रही हैं। कौशिक अंदर गया। ज्योति जाग चुकी थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा मुरझाया हुआ था। कौशिक ने कुर्सी खींची, बैठकर कहा, सच्चाई तो मैं जानता हूं, बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। क्या यह किसी और का काम हो सकता है? ज्योति ने कहा, भाई, मैंने तुम्हारे भरोसे को कभी तोड़ा नहीं। अगर तुम मानते हो कि मैं सच कह रही हूं तो एक दिन जरूर वह व्यक्ति सामने आएगा जिसने यह सब किया। कौशिक ने धीरे से कहा, अगर वह व्यक्ति मेरे ही घर में है तो चाहे देर से ही सही मैं उसे पहचान लूंगा। फिर वह उठा और अपने घर की ओर चल दिया। अगले दिन सुबह कौशिक बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रहा था। नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी उसने स्वयं ली। बच्चों के बस्ते जांचे। रीता चुपचाप खड़ी देखती रही, पर किसी काम में मदद नहीं की। कौशिक ने कहा, अब दीदी नहीं आएंगी, तुम्हें सब कुछ खुद संभालना होगा। 2 दिन इसी तरह गुजरे, निमिषा नहीं आई। बच्चों ने जिद पकड़ ली, बुआ को बुलाओ, हमें कहानी सुननी है। नाश्ता उनके हाथ का खाना है। रीता झुंझुला गई, बुआ अब नहीं आएंगी, अब उनका यहां कोई काम नहीं। कौशिक ने बच्चों को शांत किया और उसी समय एक फैसला ले लिया। रात को जब सब सो चुके थे, कौशिक ने रीता से कहा, कल सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने चलूंगा। रीता चौंक कर बोली, क्या मतलब? कौशिक ने कहा, जब तक दीदी वापस नहीं आती तुम इस घर में नहीं रहोगी। रीता की आवाज ऊंची हो गई, आप मुझे घर से निकाल रहे हैं? कौशिक ने शांत स्वर में कहा, निकाल नहीं रहा, तुम्हें निर्णय लेने का अधिकार दे रहा हूं। अगर तुम्हारी जिद इतनी मजबूत है
कि इस घर में मेरी बहन की कोई जगह नहीं तो फिर तुम्हारे लिए भी यहाँ कोई स्थान नहीं। अगले दिन रीता ने मायके जाने से मना कर दिया, मगर कौशिक ने सख्ती से गाड़ी में बैठाया और अपने ससुराल जाकर पत्नी और बच्चों को वहां उतारा। बच्चे रोते हुए बोले, हे बुआ के पास जाना है। कौशिक ने बच्चों को गले लगाया, जल्दी ले आऊंगा, बस अभी मां के साथ रहो। रीता के पिता ने हैरानी से पूछा, बेटी को वापस क्यों भेजा है? कौशिक ने कहा, बेटी आपकी है, अपनी इच्छा से वापस लाना जब आप समझें कि वह बदल गई है। रीता रोई नाराज हुई, मगर कौशिक नहीं रुका। 2 दिन और बीत गए। ज्योति को यह खबर मिल गई कि कौशिक ने रीता को मायके भेज दिया है। वह चुप रही। कौशिक कई बार उसके घर गया, समझाने की कोशिश की, मगर ज्योति ने कहा, अब तुम्हारी पत्नी को मेरी मौजूदगी स्वीकार नहीं। मैं उस घर की सेवा और इज्जत के साथ करती थी, अब नहीं आ सकती। कौशिक ने कहा, तुम्हारा अपमान मेरे लिए असहनीय है, मैं यह रिश्ता कुर्बान कर सकता हूं, मगर तुम्हारे आत्मसम्मान को नहीं। निमेशा ने सिर्फ इतना कहा, तो फिर त्याग पूर्ण करो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बीत गए। रीता के पिता ने फोन किया, तुम्हारी पत्नी वापस आने के लिए तैयार है। कौशिक ने कहा, शर्त वही है, जब तक दीदी वापस नहीं आती वह यहां नहीं आ सकती। पिता ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने वादा किया है कि अब वह किसी बात पर मुंह नहीं खोलेगी। 16 दिन बाद रीता घर वापस आ गई। वह बच्चों को साथ लेकर आई। कौशिक दरवाजे पर खड़ा रहा और बस इतना कहा, इस घर की शांति तभी लौटेगी जब तुम अपने भीतर का जड़ निकाल दोगी। रीता ने चुपचाप सिर झुका लिया। कमरे में जाकर बच्चों का बैग रखा और स्वयं कपड़े बदलने लगी। कौशिक ने ज्योति को फोन किया, रीता वापस आ गई है और अब मैं चाहता हूं कि सब कुछ फिर से ठीक हो जाए। ज्योति ने उत्तर दिया, पहले सब ठीक था, बस नजरिया ठीक नहीं था। अब मैं सिर्फ बच्चों के बारे में सोचूंगी, तुम लोगों के लिए नहीं। कौशिक ने कहा, अगर तुम नहीं आई तो वह समझेगी कि वह जीत गई। ज्योति ने उत्तर दिया, मैं किसी के जीतने या हारने के लिए तुम्हारे घर नहीं आती थी। मेरा आना सिर्फ तुम्हारे बच्चों के लिए होता था और अब भी वही कारण होगा। फोन कट गया। कौशिक समझ गया कि ज्योति वापस आएगी, लेकिन वह रिश्ता जो कभी दिल से जुड़ा था अब सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गया है। दिवाली का पहला दिन था। सूर्य अस्त होने को था। घर में दिवाली की तैयारी चल रही थी। कौशिक बाजार से सामान लेकर आया तो देखा कि ज्योति रसोई में चूल्हे के पास खड़ी पकौड़े तल रही थी। उसके हाथ पसीने से भीगे थे, चेहरा गर्मी से लाल था और उसकी ओढ़नी कंधे से ढलकी हुई थी। कौशिक ने पीछे से आवाज दी, आप दिवाली में इतना काम मत कीजिए, बैठ जाइए, मैं बाकी सब ले आया हूं। ज्योति ने पलटकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें मेरे हाथ के पकोड़े पसंद है। दिवाली हो और पकोड़े ना हो तो मुझे सुकून नहीं मिलता। रीता कमरे से निकली, फल की प्लेट हाथ में लिए रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। ज्योति ने चूल्हा बंद करते हुए कहा, तुम बैठो, मैं रख देती हूं। तब रीता ने उत्तर दिया, रख तो लेंगी, फिर सब यही कहेंगे कि दीदी के हाथ के मीठे और नमकीन क्या स्वाद था, और मैं तो बस नाम की पत्नी हूं। कौशिक ने दोनों के बीच आकर बात बदलने की कोशिश की। ज्योति ने थाली हाथ में ली, चुपचाप रख दी और आंगन में जाकर बैठ गई। कौशिक ने गुस्से से कहा, यह दिवाली का समय है, हर बात का एक समय होता है। रीता ने बर्तन समेटते हुए कहा, मैंने कहा था कि मुझसे पूछे बिना कोई चीज ना बनाई जाए, लेकिन यहां हर बात पहले से सोच ली जाती है। कौशिक ने नाराजगी से जवाब दिया, पूरी जिंदगी तुमने क्या सोचा है दीदी के लिए? अगर आज वह तुम्हारे घर की रसोई में प्यार से कुछ बना रही है तो तुम्हें जर लग रहा है। रीता ने थाली जोर से मेज पर रखी। मुझे नहीं चाहिए किसी का ऐसा प्रेम जिसमें मेरी बेइज्जती छुपी हो। बच्चे चुप हो गए। रूम में सन्नाटा छा गया। ज्योति ने चुपचाप अपनी चादर संभाली और रसोई में जाकर बर्तन धोने लगी। कुछ देर बाद जब वह शरबत के गिलास धो रही थी, एक गिलास उसके हाथ से फिसलकर गिर गया। कांच की आवाज गूंजी और सब चौंक गए। कौशिक भागकर रसोई में पहुंचा। ज्योति गिलास के टुकड़े समेटते हुए बोली, कोई बात नहीं, मेरे हाथ से गिर गया, शुक्र है किसी को चोट नहीं आई। रीता दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और तंज कसते हुए बोली, अब चीजें गिरनी भी शुरू हो गई हैं। दीदी का यह तमाशा देखना भी बाकी था। कौशिक ने आवाज ऊंची की, बस कर दो दिव्या, तुम्हारे अंदर इतना जहर कब से भर गया? रीता ने गुस्से से जवाब दिया, जब से आपने इस घर में मेरी जगह अपनी बहन को प्राथमिकता दी। कौशिक ने कहा, इस घर में इज्जत उसे मिलेगी जो दूसरों को इज्जत देगा। तुमने सिर्फ शक, बदगुमानी और नफरत दी है और दीदी ने चुपचाप सब संभाला है। ज्योति ने बीच में कहा, भाई बात यहीं खत्म करें, यह दिवाली का महीना है, यहां झगड़े का माहौल नहीं चाहिए, मैं कल से नहीं आऊंगी। बस, कौशिक ने कहा, तुम आओगी और रोज आओगी, यह घर तुम्हारा भी है। ज्योति ने सिर्फ इतना कहा, नहीं भाई, जिस घर में दिवाली के समय भी दिल दुखाया जाए वहां आना सिर्फ तकलीफन देना होता है। फिर भी ज्योति अपने भाई की इज्जत रखते हुए चुपचाप दिवाली की तैयारी करती और शाम से पहले अपने घर चली जाती। दिवाली का दिन था। कौशिक मंदिर से आया तो देखा कि ज्योति रसोई में खड़ी पूरण पोली बना रही थी। चेहरे पर पसीना था, माथे पर शिकन, लेकिन हाथ लगातार तवे के चारों ओर घूम रहे थे। पूरण पोली तैयार थी। बच्चे बार बार दौड़कर रसोई में आते, बुआ क्या बन रहा है?
ज्योति मुस्कुराकर कहती, बस थोड़ा सब्र करो, सब कुछ मिलेगा। शाम का समय आया। खाने की जगह पर चटाई बिछाई गई। बच्चे कौशिक और रीता सब बैठ गए। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। कौशिक ने कहा, दीदी कहाँ है? सब कुछ उन्होंने बनाया है। उनके बिना खाना कैसा? रीता ने कहा, वो रसोई में है, शायद व्यस्त होंगी। कौशिक उठकर रसोई की ओर गया। दरवाजा खोला तो देखा कि ज्योति चूल्हे के पास फर्श पर बैठी थी। पुरानी चादर में लिपटी हुई हाथ में थाली लिए रोते हुए खा रही थी। आंखों से आंसू टपक कर सब्जी में गिर रहे थे। कौशिक अंदर गया। हैरानी से पूछा, यह क्या कर रही हो? सबके साथ क्यों नहीं आई? ज्योति ने नजरें नहीं उठाई। बस कहा, रीता को अच्छा नहीं लगता कि मैं सबके सामने बैठकर खाऊं। कौशिक ने गुस्से में कहा, किसने मना किया तुम्हें निमिषा? ज्योति ने कहा, कौशिक, मैं अब अलग रहने की आदत डाल चुकी हूं। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती कि रीता मुझे किस नजर से देखती है? मैं बस नहीं चाहती कि दिवाली के दिन तुम्हारे घर में कोई झगड़ा हो, इसलिए अलग खा रही हूं। कौशिक ने पलटकर कमरे की ओर देखा, वापस गया और रीता से कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस औरत ने सुबह से तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चों के लिए दिवाली मनाई, वह रसोई के फर्श पर रोते हुए खाना खा रही है और तुम बेफिक्री से खाने की जगह बैठी हो। रीता ने ठंडे लहजे में कहा, मैंने उसे मना नहीं किया, वह खुद ही दूर रहती है। मुझे बुरा लगता है जब सबकी नजर उस पर जाती है और मैं पीछे रह जाती हूं। कौशिक ने गुस्से में कहा, तुमने पीछे रहना खुद चुना है, अपनी नफरत से, अपनी खुदगर्जी से। बच्चे दौड़कर निमिषा के पास गए और उसके साथ बैठकर खाने लगे। उन्होंने एक ही प्लेट से खाना शुरू किया। बच्चे हंस रहे थे, लेकिन ज्योति चुपचाप निवाले चबा रही थी। रीता बैठक में अकेली रह गई और कौशिक उसके पास जाकर बोला, तुमने खुद को पत्नी का दर्जा तो दे दिया, लेकिन दिल से ना मां बन सकी, ना बहन, ना इंसान। तुम्हारे दिल में इतनी भी जगह नहीं बची कि तुम अपने ही घर की औरत को एक दिवाली की खुशी दे सको। रीता की आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, मैं हमेशा महसूस करती रही कि आपकी खुशी अपने बहन के साथ होती है, मेरे साथ नहीं। कौशिक ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि दीदी मेरे लिए एक एहसास है और तुम सिर्फ एक नाम। तुमने रिश्ता मांगा पर दिल कभी नहीं दिया। ज्योति ने बच्चों को खाना खिलाकर बाहर भेज दिया। बर्तन धोए और चुपचाप अपने कपड़े समेटने लगी। दरवाजे से निकलते हुए बोली, मैं तुम्हारे बच्चों को कल नए कपड़े दूंगी, आज नहीं। शायद कल मेरा मन साफ हो जाए। कौशिक ने कहा, दीदी दिल तुम्हारा साफ है, गंदा तो इस घर का माहौल हो गया है। रीता ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वह समझ चुकी थी कि दिवाली का दिन भी दिलों को जोड़ नहीं सका। दिवाली का खाना, पटाखे, नए कपड़े, सब कुछ पूरा था, सिर्फ दिल अधूरा रह गया था। दिवाली के बाद का दूसरा दिन था। कौशिक ने फैसला किया कि वह खुद निमिषा के पास जाएगा। थोड़ी देर बाद वह उसके दरवाजे पर था। ज्योति आंगन में कपड़े धो रही थी। कौशिक ने सलाम किया। निमिषा ने पानी के कटोरे से हाथ धोए और नमस्कार का जवाब दिया। कौशिक ने कहा, दीदी मैं मानता हूं कि गलतियां हुई हैं, लेकिन बच्चों के चेहरे की उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। ज्योति चुप रही। कौशिक ने फिर कहा, तुम्हारे ना आने से यह घर ही बेसुकून हो गया है। मैं चाहता हूं कि तुम वापस आओ जैसे पहले आती थी। ज्योति ने सिर हिलाया, सोचूंगी। अभी बात जारी ही थी कि कौशिक के फोन पर एक कॉल आई। दूसरी तरफ छोटा बेटा रोते हुए बोला, पापा मां जल गई हैं, हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं कौशिक। उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। वह बिना कुछ कहे बाहर भागा। आपातकालीन वार्ड के बाहर बच्चे बैठे रो रहे थे। पड़ोस की महिला ने बताया, भाभी रसोई में गई, चूल्हा जलाया और अचानक धमाका हुआ। कपड़ों में आग लग गई। हमने पानी फेंका और एम्बुलेंस बुलाई। रीता का शरीर जल चुका था। डॉक्टर ने पहले कहा, जलने का प्रतिशत ज्यादा है, मगर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कौशिक कुछ देर स्तब्ध खड़ा रहा, फिर वार्ड के बाहर आकर बैठ गया। ज्योति भी थोड़ी देर बाद पहुंची। बच्चों को गले लगाया, उनके सिर पर हाथ फेरा और कौशिक के पास आकर खड़ी हो गई। कौशिक ने सवाल किया, क्या तुम्हें लगता है यह हादसा है? ज्योति ने धीरे से कहा, घर में गैस लीकेज की शिकायत पहले भी हुई थी, मगर उस दिन तुम्हारे ना होने का किसी ने फायदा उठाया या वाकई कोई गलती हुई, कहना मुश्किल है। कौशिक को याद आया कि उस सुबह ज्योति घर नहीं आई थी। वो खुद भी नहीं था और सिर्फ रीता रसोई में थी। लेकिन गैस कब और किसने खोली यह मालूम नहीं हो सका। रात तक रीता का इलाज चलता रहा। डॉक्टर ने कहा, अगर चेहरा बच भी गया तो निशान रहेंगे, शरीर का बड़ा हिस्सा प्रभावित है। कौशिक बच्चों को घर ले जाकर सुला आया और खुद रात भर अस्पताल में रुका। सुबह जब घर लौटा तो रसोई में पकी हुई चाय की खुशबू आई। वह हैरान हुआ। रसोई में जाकर देखा, चाय का बर्तन जल चुका था। उसी समय उसके दिमाग में आया, चूल्हा बंद नहीं था। उसने नल के पास जाकर देखा, गैस का हैंडल आधा खुला हुआ था। कौशिक तुरंत समझ गया कि कुछ तो गलत है। उसने ज्योति को बुलाया और बताया कि गैस खुली मिली है। ज्योति चुप हो गई। कुछ देर बाद बोली, अगर कोई बाहरी आकर ऐसा करे तो शक हो जाता है, लेकिन अगर कोई करीबी ऐसा करे तो समझना मुश्किल हो जाता है। कौशिक ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है। ज्योति ने धीरे से कहा, मैं कुछ कहने नहीं आई, सिर्फ बच्चों के लिए आई हूं, लेकिन तुम्हें अपने घर की सच्चाई खुद समझनी पड़ेगी। उसी शाम अस्पताल से कॉल आई, मरीज होश में आ गई है,
मगर बोलने में असमर्थ है। कौशिक अस्पताल पहुंचा। रीता आंखें खोलकर देख रही थी। चेहरा पट्टियों से ढका था। कौशिक ने उसका हाथ थामा। तुम ठीक हो जाओगी, बस हिम्मत मत हारना। रीता की आंखों से आंसू बह निकले। होंठ नहीं हिले। जवाब अभी अधूरा था, मगर सवाल गहरे होते जा रहे थे। रीता को अस्पताल से छुट्टी मिले 1 हफ्ता हो गया था। चेहरे पर जलने के निशान साफ थे, मगर सबसे गहरा निशान उसकी चुप्पी थी। कौशिक के मन में सवाल लगातार घूम रहे थे। वह क्षण जब गैस खुली मिली थी, नौकरानी की गैर हाजिरी चैन का पर्स से निकलना। हर बात ज्योति के इर्द गिर्द घूम रही थी, मगर शक उगता नहीं था। एक दिन शाम को कौशिक ने ज्योति के बेटे को पास बुलाया। उस दिन तुम्हारी मां कहाँ थी जब हम अस्पताल गए थे? बच्चे ने जवाब दिया, मम्मी तो गेट के पास ही थी। जब हम दौड़े तो वह पीछे रुक गई, फिर देर से आई। कौशिक ने और कोई सवाल नहीं किया, लेकिन बात दिमाग में उतर गई। उसने गली के नुक्कड़ की दुकान पर लगे पुराने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने का फैसला किया। 2 दिन की मेहनत के बाद फुटेज मिली। उसमें दिखा, ज्योति सुबह कौशिक के घर आई, दरवाजा खोला, कुछ देर रसोई में गई और फिर निकल गई। उस दिन कौशिक घर पर नहीं था। बच्चे सो रहे थे और रीता अपने कमरे में थी। उसी दिन कौशिक ने ज्योति को बुलाया। रसोई में बैठा कर कहा, दीदी, जो कुछ भी तुमने किया मैं सच जानना चाहता हूं, सिर्फ एक बार, सिर्फ मेरे लिए। ज्योति ने नजरें चुरा ली। क्या मतलब? कौशिक ने धीरे से कहा, सीसीटीवी फुटेज में तुम्हारी मौजूदगी है। गैस के हैंडल पर तुम्हारे हाथों के निशान हैं और वो चैन तुम्हारे पर्स से निकली, उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान थे। ज्योति कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, रीता ने मेरे बच्चों को गालियां दी थी, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, मुझे चोर कहा, नौकरानी से भी नीचा समझा। क्या मेरी खामोशी तुम्हें सब कुछ बताने के लिए काफी नहीं थी? कौशिक के चेहरे पर क्रोध छा गया। तो तुमने बदला लिया, अपनी भाभी को जिंदा जला दिया। ज्योति ने कहा, मैं सिर्फ चाहती थी वह घर छोड़ दे, सब कुछ मेरी तरफ लौट आए। मैंने गैस खोल दी थी सिर्फ डराने के लिए। मैंने नहीं सोचा था कि वह खुद चूल्हा जलाएगी। कौशिक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो चैन वो भी तुमने चुराई? ज्योति ने सिर झुका लिया। मैं तुम्हारी तवज्जो चाहती थी, वो हमेशा तुम्हें मेरे खिलाफ करती रही। मैं चाहती थी कि तुम देखो कि वह जालिम है और मैं मजलूम। कौशिक दीवार से जा टिका, सिर दोनों हाथों में थाम लिया। जिस बहन के लिए मैंने अपनी पत्नी को मायके भेजा, जिसके लिए बच्चों की मां को इल्जामों में झोंक दिया, वही बहन ज्योति चुप खड़ी रही। आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ खालीपन था। तुम्हें जो चाहिए था वह मिल गया, मैं फिर अकेला रह गया, मगर अब तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत नहीं। ज्योति ने कहा, मैं यह सब तुम्हारे लिए करती रही, हर रोज रीता की बातें सहती रही। अब जब सच सामने आया तो तुम मुझे ही घर से निकाल रहे हो। कौशिक ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारी कुर्बानी इज्जत से खाली थी, अगर नियत खराब हो तो सेवा भी साजिश बन जाती है। उसी वक्त रीता कमरे से निकली, चेहरा झुलसा हुआ, कदम कमजोर, मगर आवाज में ठहराव। मैं तुम्हें माफ करती हूं दीदी, तुम जीत गई, सब कुछ मुझसे छीन लिया, मगर मेरी मां होने की जगह नहीं ले सकी। बच्चों ने आज भी मुझे मां कहा और कल भी कहेंगे। ज्योति ने एक पल के लिए आंखें मूंद दी, फिर दरवाजे की ओर चल दी। बाहर निकलते हुए दरवाजे पर रुकी। शादीशुदा नंदे अगर मायके को ससुराल बना लें तो बहुएं सास से भी ज्यादा बेबस हो जाती हैं। शायद तुम ठीक कह रहे थे कौशिक, शायद अब वक्त है कि मैं अपने घर को असली घर समझूं। दरवाजा बंद हुआ। कौशिक ने रीता की ओर देखा। मैंने तुम्हें खो दिया, पर अगर तुम दोबारा जुड़ने का मौका दो तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारी भरपाई करूंगा। रीता ने कहा, तुमने जो सच स्वीकार किया वही भरपाई है, बाकी वक्त बताएगा। घर शांत था, मगर फिजा में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई भारी पर्दा हट गया हो, जैसे एक लंबे अंधेरे के बाद रोशनी ने झांकना शुरू किया हो। ज्योति जा चुकी थी, नकाब उतर चुका था और सच्चाई का चेहरा सामने आ चुका था। इस कहानी का नैतिक संदेश यह है कि रिश्ता चाहे जितना भी करीबी क्यों ना हो, अगर उसमें सच्चाई, इज्जत और सीमाएं ना हो तो वह रिश्ता प्यार की जगह जहर बन जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।